हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 3 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ था। इसके राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का उत्पादन अधिकतम होता है? तो राजस्थान में किन्नू एक तरीके से संतरा के जैसा होता है और इसका उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में अधिकतम होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? राजस्थान में अनार की मृग बहार सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों नए थे तो आपको याद रखने हैं। मृग बहार अनार की सबसे उपयुक्त बहार है। तीसरा क्वेश्चन है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कई बार। कृपाल सिंह शेखावत, इनका संबंध है ब्लू पोट्री से। किससे है? ब्लू पोट्री से। अब इसमें शब्द आया है एक पोट्री। पोट्री का मतलब क्या होता है? पोट्री का मतलब होता है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य को पोट्री कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कार्य को पोट्री कहते हैं। ठीक है, अगर ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और इस ब्लू पोट्री के लिए ही कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री में नाम से पता चल रहा होगा नीले रंग की अधिकता होती है। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है ब्लू पोट्री में। इसके अलावा ब्लू पोट्री के अलावा एक और पोट्री होती है जो होती है ब्लैक पोट्री। ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती है और आ चुकी है एग्जाम में, आरपीएससी एएन में पूछी जा चुकी है। ये ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। तो यदि ब्लैक पोट्री की बात करें तो कोटा की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। कोटा की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अलवर की कागजी कला प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत पतली जो होती है पोट्री वो अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी कला भी इसको बोल सकते हैं। कागजी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की, यानी कि बहुत पतली पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लू पोट्री का जन्म कहाँ से माना जाता है? तो ब्लू पोट्री का जन्म ईरान से माना जाता है। ठीक है, ईरान से इसका जन्म माना जाता है। जयपुर में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मानसिंह प्रथम के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसके जो विकास का काल है वो सवाई राम सिंह का काल है। सवाई राम सिंह के काल में ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी ब्लू पोट्री। ठीक है, इससे संबंधित मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ब्लू पोट्री का जन्म ईरान से हुआ, जयपुर की प्रसिद्ध है। कोटा की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है, जयपुर में मानसिंह प्रथम लाए थे। विकास का काल सवाई राम सिंह का काल है और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उस्ता कला की बात करें तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर का उस्ता परिवार और इसके अलावा एक और परिवार था मथेरण परिवार। मथेरण जैन होते हैं, इनके द्वारा ये उस्ता कला प्रसिद्ध हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, अजीत सिंह राठौड़ का कार्यकाल माना जाता है 1679 से लेकर 1724 तक। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है कोई राजा नहीं है वहां पर। फिर मारवाड़ में राठौड़ हुए जिनमें दुर्गादास राठौड़ का नाम आता है। ये जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इन्हें मारवाड़ का चाणक्य कहते हैं। मारवाड़ का चाणक्य। इसके अलावा मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती भी कहते हैं। मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती। ये क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती किसे कहा जाता है? इसके अलावा मारवाड़ का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं इनको। राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अजीत सिंह जोधपुर के राजा थे 1679 से लेकर 1724 तक। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। इसके बाद वीर दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ सफल संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु तक अजीत सिंह की सहायता करी थी वीर दुर्गादास राठौड़ ने। बाद में जब अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को स्वामी भक्ति में कमी के कारण निर्वासित कर दिया राज्य से, और ये कहाँ चले गए थे वीर दुर्गादास राठौड़? ये मेवाड़ की शरण में चले गए थे।
इसलिए अजीत सिंह को क्या कहते हैं, कान का कच्चा राजा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, किस राजा को कान का कच्चा राजा कहते हैं। कान का कच्चा राजा किस राजा को कहते हैं, अजीत सिंह को, क्योंकि अजीत सिंह ने किसी के कहने पर वीर दुर्गादास राठौड़ को निकाल दिया था अपने राज्य से। ठीक है, अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ संधि कर ली थी और अपनी लड़की इंद्र कुमरी का विवाह बादशाह से कर दिया था। इसके बाद जो अजीत सिंह के पुत्र थे एक बख्त सिंह नाम के, अजीत सिंह के पुत्र थे बख्त सिंह नाम के, उन्होंने अजीत सिंह की मृत्यु कर दी थी 1724 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अजीत सिंह ने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दुहा, ये कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूं यहीं पर आपको कि औरंगजेब की मृत्यु तक, क्वेश्चन क्या आता है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राज्य कौन सा था, तो वो था मारवाड़। मेवाड़ नहीं करके आना है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राज्य मारवाड़ था, मेवाड़ नहीं करके आना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, तो राजस्थान की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। अगर जसनाती संप्रदाय की बात करें तो जसनाथ जी ने प्रारंभ किया था जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था, 1482 ईस्वी में हुआ था, बीकानेर जिले के कतरियासर में। हमीर जी जाट और रूपा दे के यहाँ हुआ था। ठीक है, जसनाथ जी के गुरु कौन थे, जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जसनाथ जी के भी गुरु थे और जम्बो जी के भी गुरु थे। दोनों प्रसिद्ध हैं, दोनों पे ही क्वेश्चन आते हैं, जसनाथ जी पर भी और जम्बो जी पर भी। जम्बो जी ने बिश्नोई धर्म की स्थापना करी थी। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना करी। जसनाथ जी को एक क्वेश्चन आता है कि जसनाथ जी को कतरियासर में किसने जमीन दी थी, तो सिकंदर लोदी ने जमीन दी थी। सिकंदर लोदी इनसे प्रभावित था और सिकंदर लोदी ने कतरियासर में इनको जमीन दी थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जसनाथ जी ने तपस्या कहाँ पर की थी, जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक जगह पर तपस्या करी थी। गोरखमालिया नामक जगह पर 12 वर्ष तपस्या करी थी। इसके बाद जसनाथ जी ने 1506 में समाधि ले ली। 1482 में जन्म हुआ, 1506 में समाधि ले ली। ठीक है, जसनाथ जी ने अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय का है अग्नि नृत्य। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि बिश्नोई धर्म के तो 29 नियम है, जसनाथ जी के कितने नियम है, जसनाथ जी के संप्रदाय के 36 नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है, 36 नियम है। और जसनाती संप्रदाय के 2 ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, एक तो सिम्बुधड़ा और कोंडा, ये 2 ग्रंथ है जसनाती संप्रदाय के जो कि प्रसिद्ध हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। अग्नि नृत्य धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। इसमें एक उच्चारण होता है वो भी पूछा जाता है फतई फतई का। जो सिद्ध होते हैं वो फतई फतई का उच्चारण करके धधकते हुए अंगारों पर चले जाते हैं। इनके सिद्ध भगवा वस्त्र पहनते हैं और काली ऊन बांधते हैं गले में। इसके अलावा जो इसके जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। जो सारी जीवन अगर विरक्त रहें उनको परमहंस कहेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत बीकानेर में आयोजित होती है, आचार्य के चौक में। वैसे जैसलमेर में भी होती है लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में ज्यादा होती है होली के दौरान आचार्य के चौक में। इसके अलावा एक कवि है तेज कवि, उनकी रचना भी है स्वतंत्र बावनी, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, स्वतंत्र बावनी। इसके अलावा एक है हिडाऊ मेरी रम्मत, हिडाऊ मेरी रम्मत के रचनाकार कौन है, जवाहरलाल पुरोहित। ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं, जवाहरलाल पुरोहित। हिडाऊ मेरी रम्मत के रचनाकार हैं जवाहरलाल पुरोहित। देखो राइटिंग पे मत जाना, अपन को केवल याद करना है मोस्ट चीजें, तो उस पर ध्यान दो। हिडाऊ मेरी रम्मत, जवाहरलाल पुरोहित। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां पर हुआ। कृषक आंदोलन बिजोलिया में प्रारंभ हुआ। 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ये 44 वर्षों तक अहिंसक आंदोलन था। 2 कर थे इसमें, एक तो चबरी कर और एक तलवार बंधाई कर। वैसे तो 84 प्रकार की लाग बाग थी, लेकिन इन 2 का मेनली जिक्र मिलता है, चबरी कर का और तलवार बंधाई कर का। इन 2 का मेनली जिक्र मिलता है।
चबरी कर तो विवाह पे करता, लड़की के विवाह पे। तलवार बधाई कर कोई राज्य का अगर नया राजा बनता तो उसके लिए कर दिया जाता था तलवार बधाई के लिए, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कर थे जिनके कारण ये हुआ था। विजय सिंह पथिक का नाम इसमें आता है, विजय सिंह पथिक ने अगुवाई करी थी। रामनारायण चौधरी भी थे, ठीक है। बौद्ध सभा हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, बिजोलिया आंदोलन में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो वीर सतसई ये इनकी प्रमुख कृति है। राम रंजाट भी इनकी कृति है। जेम्स टोड की बात करें तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, अभी के जो हाल ही के एग्जाम हुए उनमें पूछा जा रहा है ये राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। अगला क्वेश्चन है संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो ये दोनों दादू जी के द्वारा रचित है, संत गुणसागर और नाममाला। दादू संप्रदाय की स्थापना करी थी दादू दयाल जी ने, ठीक है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। क्वेश्चन आता है किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था? अहमदाबाद में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था, राजस्थान में नहीं हुआ था। और इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? इनकी प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, भैराणी पहाड़ी पर, जिसे दादू खोल कहते हैं। याद रखना है दादू जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? दादू खोल नारायणा जयपुर में, ठीक है। कबीर के शिष्य थे वृंदावन जी, जो कि इनके गुरु थे दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य इनके प्रसिद्ध हैं। 52 शिष्य जिन्हें 52 स्तंभ भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि किस संत के 52 स्तंभ कहलाते हैं? 52 शिष्य, तो वो है दादू दयाल जी के। इसके अलावा दादू दयाल री वाणी इनकी प्रमुख कृति है। दादू दयाल जी के जो उपदेश होते थे वो ढूंढाड़ी भाषा में, या फिर उनको सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, सदुक्कड़ी भाषा में होते थे, सदुक्कड़ी भाषा में होते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा संत था जिसने फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात करी थी? तो वो थे दादू दयाल जी। मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात करी थी इन्होंने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। दादू जी का सत्संग स्थल अलख-दरीवा कहलाता है। दादू पंथी साधु विवाह नहीं करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं। 1574 में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी थी दादू जी ने। और दादू जी की 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, स्थानदारी, ये 5 शाखाएं। इसके अलावा दादू जी के कुछ शिष्यों के नाम बता देता हूं मैं। रज्जब जी थे एक, तो विवाह के लिए जा रहे थे, विवाह इन्होंने बीच में रोक दिया। सांगानेर में इनकी प्रमुख पीठ है रज्जब जी की। एक सुंदरदास जी थे दौसा के, ये भी आपको याद रखना है। और दादू पंथ के जो लोग हैं वो अपने शव को जलाते नहीं हैं, वो जंगल में छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस संप्रदाय के संत अपने शव को जंगल में छोड़ देते हैं? तो वो दादू पंथ के संत जो होते हैं वो अपने शव को जंगल में छोड़ देते हैं, पशु पक्षियों के लिए जलाते या फिर कब्र में दफनाते नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी। लूनी नदी का कहां से निकलती है? नागपाड़ से निकलती है, अजमेर से। बेड़च नदी की बात करें तो बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बाद में ये उदय सागर झील में मिलके आयड़ नदी बन जाती है, ठीक है। सोम नदी निकलती है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से, और राजस्थान के बांसवाड़ा में खांदू गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं और मेनली भरतपुर में पाई जाती है। ये सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। बीजा और माला इसकी शाखाएं हैं। ये जो हरिजन होते हैं उनको अपने से ऊंची जाति मानती है सांसी जनजाति, ठीक है। डामोर की बात करें तो डामोर डूंगरपुर में, डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में डामोर जनजाति निवास करती है। शहरी जनजाति की बात करें तो बारां की शहरी जनजाति प्रसिद्ध है, बारां में, ठीक है। सीतावाड़ी का मेला बढ़ता है बारां में शहरी जनजाति का। निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील, ये जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है, पिछोला झील, ठीक है। पिछोला झील की बात करें तो महाराणा लाखा के टाइम में एक बंजारे ने बनवाई थी। ये बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में बनवाई थी पिछोला झील। महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसवाया
तो इस झील को पक्का बनवा दिया था। इसमें जग मंदिर बनवाया किसने? महाराणा कर्ण सिंह ने। देखो ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लिख देता हूं अलग से। जग मंदिर तो बनवाया था महाराणा कर्ण सिंह ने, 1620 में शुरू करवाया था, और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया था, ये जगत सिंह प्रथम। ठीक है, ऐसे ही जो जगन्नेवास है ये जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, जगत सिंह प्रथम ने तो जग मंदिर बनवाया और जगत सिंह द्वितीय ने जगन्नेवास महल बनवाया। ये दो जल महल हैं जिन्हें होटल लेक पैलेस द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा पिछोला झील में ही एक नटनी का चबूतरा भी है। क्या है पिछोला झील में? नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों के द्वारा मुरकिया पहना जाता है, और मुरकिया कहाँ पहना जाता है? एक कान में पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये, मुरकिया कहाँ पहना जाता है? कान में। इसके अलावा और कौन कौन से आभूषण हैं जो पुरुष पहनते हैं? कलंगी पहनते हैं पुरुष, सिरपेज पहनते हैं, सेहरा पहनते हैं पुरुष, सेहरा। सेहरा कहाँ पहनते हैं? दूल्हे के सिर पर। इसके अलावा कंठा पहनते हैं, गले में कंठा, ताबीज पहनते हैं, चौकी पहनते हैं और चूड़ पहनते हैं। कड़े के रूप में क्या पहनते हैं? चूड़ पहनते हैं। तो ये प्रमुख आभूषण है। मुरकिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण का संबंध किससे है? तो चूंप दांत में पहना जाता है, चूंप दांत में पहना जाता है। चूंप कहाँ पहना जाता है? दांत में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अगर चौंप पूछ ले, चौंप, तो चौंप पहना जाता है नाक में, चूंप दांत में, चौंप नाक में। अगर कमर की बात करें हम, तो कमर में दो तीन आभूषण प्रसिद्ध हैं। एक तो तगड़ी प्रसिद्ध है, तगड़ी। इसके अलावा कंडोरा, कंडोरा, करधनी और कणकती, ये कमर में पहने जाते हैं। अगर अंगुली की बात करें तो अंगुलियों में पायजे, पायल, अगर पैर की उंगलियों की बात हम अगर विशेषकर कर रहे हैं तो पायजे, पायल ये पहनी जाती हैं। और कान की बात करें तो कान में कुंडल, बाली, लटकन, टॉप्स, मुचारिया, अंगूठिया, अंगूठिया प्रसिद्ध है कान के लिए, पूछा जाता है अंगूठिया। इसके अलावा पीपल पत्रा, सुरलिया, झुमका, ये कान में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के नेता को कहते हैं? तो गमेती कहते हैं भील जनजाति के नेता को। भील जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मीणाओं के बाद। भीलों को कर्नल जेम्स टोंड ने बनपुत्र की संज्ञा दी है। ये उदयपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा, इन दो जगहों पर भील सर्वाधिक पाए जाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा, गमेती किस जनजाति का नेता होता है? भील जनजाति का। एक क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती भीलों के द्वारा क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है, चिमाता। भीलों के द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेती। बांगड़ी भीलों की भाषा है। एक है फाइरे, फाइरे, ये भीलों का रणघोष है, फाइरे, फाइरे। एक क्वेश्चन आता है टोटम, टोटम क्या है? टोटम भीलों का लोक देवता है। भीलों के गोत्र को अटक कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भराड़ी माता कौन है? भराड़ी माता, भराड़ी माता भील, जब भीलों का जब विवाह होता है तो विवाह के लिए जो दीवार होती है घर की, उस पर भराड़ी माता का चित्र अंकित किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। भीलों के अगर जो गांव होता है उसको बोलते हैं फला। फला क्या होता है? भीलों का गांव होता है, ये भी आपको याद रखना है। और फला का अगर जैसे कई सारे फला मिल जाएं तो उसको पाल कहेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि खोएतू क्या होता है? भीलों का जो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है उसको खोएतू बोलते हैं। भीलों का कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र खोएतू कहलाता है। और एक आता है कछाबू। भील महिलाएं कछाबू पहनती हैं। कछाबू भील महिलाओं का घाघरा होता है, ये भी आपको याद रखना है। भीलों में नतारा प्रथा भी है, विधवा स्त्री का जो विवाह होता है उसको नतारा प्रथा कहते हैं। इसके अलावा दापा राशि भी है, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना तलाक होती है भीलों में। अगर साड़ी को फाड़ देते हैं तो उसको तलाक समझा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ किले में है। कुंभलगढ़ किले का सबसे ऊपरी भाग है कटारगढ़। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जोधपुर में है।
काजरी, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। असंगत युग्म छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, बिल्कुल सही बात। हाथी महोत्सव जयपुर में, आमेर के कुंडा गांव में, बिल्कुल सही बात। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, बिल्कुल सही बात। चंद्रभागा मेला बढ़ता है कार्तिक में, पुष्कर मेला जब बढ़ता है ना उसी दिन बढ़ता है ये। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, गलत बात। ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में है उड़न गिलहरी। एक क्वेश्चन और आता है इससे संबंधित, सागवान के वृक्ष यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाल्मीकि जी जो है उनका यहाँ पर स्थान है वाल्मीकि जी का। और एक क्वेश्चन ये आता है कि हिमालय के बाद यदि सर्वाधिक जड़ी बूटी कहीं मिलती है तो सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है वो। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीतों का संबंध कैला देवी से है। कैला देवी का मंदिर करौली में है, त्रिकूट की पहाड़ी पर है, कालीसिल नदी के किनारे पर है। कालीसिल नदी के किनारे पर है, ठीक है। और लांगुरिया गीत और भोरा भगत की छतरी यहाँ पर है, भोरा भगत की छतरी। बाला किला राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है। चंद्रभागा मेला कहाँ बढ़ता है? झालावाड़ में। 2 बार पूछ लिया ये एक ही पेपर में। झालावाड़ में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेबर में। सरसों अनुसंधान केंद्र सेबर में स्थापित है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।